हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 के 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि वी सॉ इन क्लास 7th दैट पहेली एंड भूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. देखिए, भूजो और पहेली आपने 7th क्लास में देखा था कि जो भूजो और पहेली थे वो फॉरेस्ट में गए थे अपने प्रोफेसर्स के साथ। वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ईगर थे और दूसरे बच्चे भी अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए जो भरतपुर सेंचुरी में घूम के आए थे। ठीक है, कईयों ने सुन रखा होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए एक्चुअली होते क्या है, इनका पर्पस क्या है, ये नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना या बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह बनाना, कि ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज से। देखिए आपको पता ही होगा डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कि इसमें फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है और उसको जो उसकी वो ज़मीन है वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है। देखिए, ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड। देखिए पूरे हमारी जो अर्थ है उस पर काफ़ी वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की जो एग्जिस्ट करती है, और ये सारी काफ़ी असेंशियल्स हैं हमारे मैन काइंड के लिए भी। ठीक है, लेकिन आज इनके ही जो सर्वाइवल है उसके ऊपर एक थ्रेट बना हुआ है, और वो जो मेजर रीज़न है वो है डिफोरेस्टेशन। इसका क्या मतलब है कि वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन्ड बिलो। किस किस के काम के लिए जो ट्रीज हैं ये फॉरेस्ट के काट दिए जाते हैं। सबसे पहले है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, देखिए खेती करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, या उसको फर्नीचर या उस जो लकड़ी है उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये सारे डिफोरेस्टेशन के काम है जिसलिए यूज़ करते हैं। दूसरे हैं सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रोट। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पूरे जंगल में ही आग लग जाती है तो वो जंगल ख़त्म, या फिर वहाँ पे सूखा पड़ गया कि वहाँ के जो पेड़ थे उनको पानी नहीं मिला और वो सारे सूख गए। ठीक है, आगे है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। देखिए डिफोरेस्टेशन तो हो गया, कर दिया, पूरा जंगल उजाड़ दिया, लेकिन उसके अब आगे क्या रिजल्ट आएंगे, उसका रिजल्ट ये आएगा कि उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पोल्यूशन का लेवल जो अर्थ में है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर ऐसे ही जो डिफोरेस्टेशन होता रहा, पेड़ कटते गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर। देखिए जो हमारे जो धरती का पानी है, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं गाँव में, या जो तालाब हैं, झीलें हैं, जहाँ गाँव में देखा होगा कि भैंस वगैरह उसमें नहा रही होती है, तो वो ज़्यादातर आजकल सूख गए हैं। पानी था जो कुएं का वो नीचे आ गया, इतना काफ़ी नीचे आ गया कि कुएं भी सूखते जा रहे हैं। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। देखिए ये एक बैलेंस है जो हमारे नेचर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है डिफोरेस्टेशन की वजह से। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ द कटिंग ऑफ द ट्री कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। देखिए अगर ऐसे ही पेड़ काटते गए तो रेनफॉल है वो कम हो जाएगी, बारिश कम होगी। आजकल आप देख भी रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया क्योंकि पानी नहीं आता। क्योंकि कई किसान ऐसे हैं कि जो सिर्फ रेन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी खेती करने में। उनको अगर बारिश नहीं आएगी या पानी तालाब वगैरह सूख जाएंगे तो वो खेती कैसे करेंगे। तो जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है।
मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड एंड ड्रोट। और इसकी वजह से जो हमारी नेचुरल जो आपदा हैं, जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ कैसे आएगी, मान लो कोई नदी या डैम टूट गया, आगे पेड़ ही नहीं है उनको रोकने के लिए, पानी तो बहता जा रहा है बहता जा रहा है। या सूखा आ सकता है, सूखा कैसे आएगा, क्योंकि जो ये जो पेड़ है वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, पूरा एक लाइफ सर्कल उनका एक अच्छा होता है पूरे नेचर को चलाने के लिए। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, अगर कम प्लांट्स होंगे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होएगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट रेज को अर्थ में, हमारा अर्थ है, जो सन से जो रेज आती हैं वो उसको ट्रैप कर लेगी। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये हीट है यहीं ट्रैप होके रह जाएगी, जिसकी वजह से अगर हीट यहीं पे रहेगी तो हमारी गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जो पानी का साइकिल है कि समुद्र से पानी भाप बन के उड़ेगा, बादलों में चला जाएगा, बादल से फिर बारिश आएगी, फिर बारिश से होएगी तो पानी नदियों के रास्ते फिर वापस समुद्र में आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाएगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और उससे जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाएगी। क्यों, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया तो ना रेन आएगी, ना ही साइकिल चलेगा, और रेन नहीं आएगी तो उससे क्या होएगा, सूखा आ जाएगा। ठीक है, डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। देखिए, जो मिट्टी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे चेंज होती हैं कि प्लांट्स और उसमें वेजिटेशन कितनी है। देखिए, हर साल नई नई फसल उगती रहती है, इस साल ये फसल उगा दी तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो बचे थे वो अगली फसल में काम आ जाएंगे। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे, हर जगह ये घर घर होंगे, फैक्ट्रियाज होंगी, तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard rocky layer. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land get converted into desert. It is called desertification. देखिए, पेड़ नहीं होंगे तो वो मिट्टी को नहीं रोक पाएगा, मिट्टी नहीं रुकी तो सोइल का इरोजन होगा। सोइल इरोजन मतलब कि जैसे मान लो बारिश का पानी आ रहा है तो जो ऊपर ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो बहती चली जा रही है पानी के साथ, और वो लेयर धीरे धीरे इतनी बह लेगी कि जो नीचे की जो मिट्टी आएगी वो हार्ड आएगी या फिर चट्टानी आएंगे, तो जिसकी वजह से वो बंजर हो जाएगी धरती, वो वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट आ जाएंगे, वहाँ पे खेती नहीं होएगी। तो जहाँ खेती नहीं होती, रेत वेत ज़्यादा है, उसे डेजर्ट ही तो बोलते हैं, और उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, deforestation also lead to a decrease in water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced, so there are flood. देखिए, बाढ़ क्यों होती है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो मिट्टी की जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, पानी को वो होल्ड नहीं कर पाएगी, तो जो मूवमेंट है जो पानी के जो नीचे जाने की थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बाढ़ आएंगी, पानी बहता चला जाएगा। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। देखिए, मिट्टी पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आगे है 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इनको कंजर्व कैसे करें, फॉरेस्ट को भी और जो वाइल्ड लाइफ है उसको। ठीक है, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, पहेली एंड भूजो आर वरिड। देखिए, अब आप भी चिंतित में आ गए होंगे कि भाई इतनी ये जो डिफोरेस्टेशन है इसकी इतनी नुकसान है, तो अब क्या किया जाए कि इसको कैसे कंजर्व किया जाए। फिर ऐसे ही पहेली और भुज्जो अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि इनको कैसे सेव कर सकते हैं हम, आप बताइए सर। फिर प्रोफेसर जो अहमद है वो एक विजिट करते हैं उनका बायोस्फीयर रिजर्व में पहेली और भुज्जो के लिए, और जो उनके दूसरे क्लासमेट हैं उनका वो एक प्लेस सिलेक्ट करते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व।
ठीक है। वो ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। देखिए, जो प्रोफेसर अहमद थे ये पूरी क्लास को पंचमरी बायो रिजर्व में लेके चले गए। वहाँ पे प्लांट्स जो एनिमल्स थे वो कुछ इतने ऐसे थे जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं वहाँ पे मिलते थे, और जो कुछ ऐसे थे जो हमारे पश्चिमी घाट में जो मिलते हैं प्लांट्स या एनिमल्स वो वाले थे। अब उन्होंने बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी है जो यहाँ पे है वो यूनिक है। बायोडाइवर्सिटी क्या, कि जो प्लांट्स है एनिमल है जो यहाँ का जो नेचर से जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक हैं। वो माधव जी उनको वहाँ पे मिल गए। वो क्या थे, एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को गाइड करो इस बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर वो हर चीज़ उनको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो हमारे एक नेशनल हेरिटेज कैसे बन गए हैं। ठीक है, माधव जी हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जो उनके जो पर्सनल एफर्ट है, क्योंकि वो वहाँ पे काम करते हैं, उनके अलावा सोसाइटी और जो गवर्नमेंट है वो भी ये फॉरेस्ट और जो एनिमल्स हैं उनका काफ़ी ध्यान रखती हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ले डाउन द रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जिसमें जो जंगली जीवन मतलब ये है। देखिए इससे पहले हम इसको और डिटेल में देखते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट। देखिए फ्लोरा फ्लावर और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज जिनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयर मार्क्ड। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हेयर। यहाँ पे इन सब चीज़ों की मनाही है। ठीक है, आगे है इन प्रोटेक्टेड एरियाज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और जो जहाँ पे वो जो उनके घर है वो भी सेफ रहे। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में क्या है, ये वो एरियाज हैं वाइल्ड लाइफ के लिए जहाँ पे वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं उनके हैबिटेट्स को भी और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी। आगे है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती हैं। लार्ज अमाउंट एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया। देखिए अब तक तो क्या था कि सिर्फ एनिमल्स प्रोटेक्ट हो रहे थे या एनिमल्स के साथ जो उनका वो घर था वो प्रोटेक्ट हो रहा था, लेकिन जो बायोस्फीयर है उसमें जो वहाँ के जो कबीले हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन मिलती है उनको। यहाँ पे लैंड तो प्रोटेक्ट होती ही होती है, वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होती है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल रिसोर्सेज भी प्रोटेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ के कबीले हैं वो भी प्रोटेक्ट होते हैं इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में। आगे है एक टेबल है, इसमें क्या करना है कि जो आपका एरिया है आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ है, बायोस्फीयर है, उसकी आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, आगे है बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रन अलोंग प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is a variety of plants, animals, microorganisms जनरली फाउंड इन एन एरिया। देखिए बायोडाइवर्सिटी का तो आपको पता है क्या होती है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी काफ़ी सारी वैरायटी एक एरिया में पाई जाती है, उसे बायोडाइवर्सिटी बोलती हैं। और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स उनको बोल देते हैं कि वो एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ए बायोस्फीयर रिजर्व में also contain other protected areas in it. The Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura
एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमरी। देखिए ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, पंचमरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें पंचमरी सेंचुरी भी है और सतपुरा नेशनल पार्क भी है, एक यहाँ पे तवा रिजर्वोयर है और ये पूरा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स का, वहाँ के प्लांट्स का, जो वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यहाँ का जो कल्चर है उसको सबको पूरा मेंटेन किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे है फ्लोरा एंड फोना। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. देखिए जैसे जैसे वो बच्चे फॉरेस्ट में जाते गए तो वहाँ का जो ग्रीनरी थी, वहाँ के जो एनिमल्स थे, बच्चों को बहुत पसंद आ रहे थे। They were happy to see teak trees, tall teak trees and animal inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. She explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhavji explains that some animals are plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in particular area are termed flora and fauna respectively of that area. देखिए अब क्या हुआ कि जो पहेली थी उसको एक ना खरगोश अच्छा लग गया और वो उसके पीछे पीछे भागने लगी कि मैं तो इसको पकड़ूंगी। फिर प्रोफेसर ने उसको रोका और कहते कि आप इनको तंग मत करो, इन जानवरों को, क्योंकि ये अपने ही जो इनका घर है उसमें खुश हैं और वो कंफर्टेबल हैं, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और उन प्लांट्स को वहाँ का फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स को फोना बोलते हैं। ठीक है, आगे है ये 7.2, इसमें ए में है वाइल्ड डॉग, ये जंगली कुत्ता है। बी में है ये चीतल। सी में है वोल्फ। डी में है लिपर्ड। 7 में है फर्न। देखिए ये सारे एग्जाम्पल थे फोना के। ठीक है, ये दोनों है फ्लोरा के। यह है जामुन ट्री। आगे समझ में, आगे चलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज ये क्या होती है? देखो एंडेमिक स्पीसीज, soon the group quietly enter the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. देखिए बच्चों को ना एक बहुत बड़ी स्क्विरल मिली। स्क्विरल को क्या बोलते हैं हम? गिलहरी। दिस स्क्विरल हैज़ ए बिग फ्लफी टेल। इसकी जो पूंछ थी वो बहुत बड़ी फ्लफी सी थी, बड़ी मतलब they are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. ये जो स्क्विरल है ये जाइंट स्क्विरल है और ये एंडेमिक है। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of plant or animal may be endemic to a zone, a state or a country. देखिए एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट या एनिमल वो सिर्फ उसी ही एरिया में मिलता है। वो या तो किसी, हम कह सकते हैं अगर थोड़ा एरिया बड़ा करें तो वो किसी जोन में मिलेगा या फिर किसी स्टेट में ही मिलेगा या फिर किसी कंट्री में ही मिलेगा, उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। देखिए फिर माधव जी उन्हें साल और वाइल्ड मैंगो दो एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये वाइल्ड मैंगो का जो पेड़ है कि ये कहते हैं कि एंडेमिक फ्लोरा है पंचमरी बायो रिजर्व के, कि ये जो है ये यहीं पे पाए जाते हैं तो इसलिए ये यहाँ के एंडेमिक फ्लोरा हैं। ठीक है, आगे है कि बिसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। ये देखिए जो उन्होंने वो जाइंट जो स्क्विरल देखी थी वो वहाँ की एंडेमिक क्या है? फोना है। फोना क्या होते हैं? एनिमल। ठीक है, प्रोफेसर अहमद explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. देखिए अगर पेड़ काट दिए जाएंगे या जो इनके नेचुरल जो हैबिटेट है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे तो इन स्पीसीज़ को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और ये ख़तरे में आ सकती हैं। एक तो ये स्पीसीज़ हैं वो सिलेक्टेड एरियाज़ में ही मिलती है और वही एरिया ख़त्म कर दिया तो ये भी ख़त्म समझो। ये आपको यहाँ पे जाइंट स्क्विरल दिख रही है, इसकी पूंछ देखो कितनी बड़ी है। नॉर्मली ऐसी इतनी लंबी पूंछ नहीं होती।
आगे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? Soon Paheli sees a board with a Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explained that killing मतलब poaching शिकार करना और capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in such places. Wildlife sanctuary like reserve forest provide protection and suitable living condition to wild animals. देखिए जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं वहाँ पर एनिमल्स को मारना या उनको पकड़ना वो मना होता है और पनिशेबल भी होता है, उसके लिए सज़ा भी हो सकती है। ये जो फॉरेस्ट है जो जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं, ये प्रोटेक्शन भी देती है और उनको लिविंग अच्छी कंडीशंस भी देती हैं उन वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मेन काम होता है। फिर जो प्रोफेसर है वो उन्हें बताता है कि जो पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड। लेकिन जो छोटे मोटे काम है कि जो लकड़ियां हैं, सूखी लकड़ियां हैं, आप उनको उठा सकते हैं, मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, जो जहाँ से भेड़ बकरी है आप उनको चरा सकते हैं, गाय भैंस को भी। ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं एक साइकिल को मेंटेन करने के लिए। आगे है सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, वाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए काफ़ी सारी जो वैरायटी एनिमल्स की, इनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है और प्रिजर्व भी किया जाता है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर। ठीक है, इट इज़ ए पिटी डेट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। देखिए ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो आसपास के जो रहते हैं वो इनको ख़राब कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Children are reminded of their visit to the zoo. They call the zoo are also places where animals receive protection. देखिए जो चिड़ियाघर हैं वहाँ पे भी एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है। आगे है नेशनल पार्क क्या होते हैं। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। Children were now eager to go there. Madhavji tells them that the reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in the forest. There are more than 100 national park in India. देखिए जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो पहला रिजर्व है इंडिया का। दूसरी बात क्या है, उसमें पूरी इंडिया के सबसे जो अच्छे से अच्छे जो टीक हैं वो पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं और पूरे इंडिया में 1000 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, आगे है rock shelter are also found inside the Satpura National Park. These are the evidence of prehistoric human life in this jungle. These give us idea of the life of primitive people. देखिए यहाँ पे कुछ रॉक शेल्टर भी पाए गई हैं और ये जो हमारे पुराने प्राचीन काल में जो ह्यूमंस रहते थे इन जंगलों में वो हमें आइडिया देते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होती थी। Rock painting are found in these shelter. A total of 55 rock shelter have been identified in पंचमरी बायो रिजर्व। देखिए यहाँ पे करीब 55 रॉक शेल्टर पाए गए हैं और उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ की लाइफ कैसे जीते थे वो लोग। फिगर्स ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। ठीक है, आगे है एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। माधोजी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वो लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन द कंट्री। देखिए आगे उनको सतपुरा टाइगर रिजर्व मिल गया, वहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके लिए जो भारत सरकार है उसने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना था।
उनको कि ये देखना था कि उनका जो सर्वाइवल है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन की जा सके, ताकि वो कहीं ख़त्म कम ना हो जाएं। आगे है टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। टाइगर धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहे हैं, बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ द यूनिक इन द सेंस that a significant increase in the population of the tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. देखिए वाइल्ड बफेलो की ये फोटो है, बारासिंगा भी है, लायन का तो आपको पता ही है कि एक समय पहले ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे पाई जाती थी. Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are also known as endangered animal. Endangered मतलब नाम से पता चलता है कि खतरे में है वो एनिमल, कि जिनका नंबर काफ़ी कम हो रहा है उनको endangered एनिमल बोल सकते हैं, कि वो कभी भी नंबर धीरे धीरे इतना हो गया कि वो ख़त्म ही हो जाएंगे, वो उनका नामो निशान ही पूरी धरती से मिट जाएगा. Bhujo is reminded of the dinosaur which became extinct a long time ago. Survival of some animal has become difficult because of the disturbances in their natural habitat. देखिए जो डायनासोर का आपको देखा सुना भी होगा आपने कि वो लुप्त हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं. ऐसे ही जो एनिमल्स है अगर इनका जो नेचुरल जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे. तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है. प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए गए हैं नेशनल पार्क में. और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी अलाउड नहीं है इन नेशनल पार्क्स में. आगे है माधवजी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल, कि जो छोटे एनिमल है वो ज़्यादा खतरे में है. At times we kill snake, frog, lizard, bat and owl ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. देखिए हमें कहीं सांप दिख जाएगा, छिपकली, फ्रॉग वगैरह, हम इनको मार देते हैं, लेकिन जो इनका जो इकोसिस्टम में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. By killing them we are harming ourselves. They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of the food chain and food web अबाउट विच यू लर्न इन द क्लास 7. देखिए ये जो सारे जो है फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड हैं, बैट हैं, आउल हैं, ये सब जो ये फूड चेन चलती है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. अगर एक ये पार्ट गायब कर देंगे तो ये जो फूड चेन है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी. An ecosystem is made of all the plant, animal, microorganisms in an area along with non-living component like climate, soil, river, deltas. इकोसिस्टम का तो आपको पता ही है. आगे है रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. देखिए रेड का नॉर्मली खतरे की घंटी हम सुनते हैं, रेड लाल घंटी खतरे की घंटी, ठीक है. तो इस बुक में उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो खतरे में हैं, जो लुप्त हो सकते हैं. रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया. देखिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया खुद का भी एक अपना रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है. आगे है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको कहते हैं माइग्रेशन. पहली ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर. Madhavji tells that the children that these are migratory bird. These bird have flown here from other part of the world. Migratory bird fly to the far away areas every year during a particular time because of the climatic changes. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Bird who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. देखिए माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, जो अपनी नेचुरल जो उनकी जगह होती है वो छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं अंडे वगैरह देने के लिए, क्योंकि जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, कि जहाँ पे उनके जो एग हैं वो वहाँ से बच्चे नहीं निकलेंगे, ठीक है. आगे है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर.
Professor Ahmed drew attention of the children to another cause of deforestation. He tells them that it takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. देखिए 1 टन बनाने के लिए 17 पूरे बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं 5 से बार यूज़ करने के बाद। If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. देखिए हमें ट्रीज़ को बचाने के लिए पेपर को सेव करना ज़रूरी होगा, उसको रिसाइकिल भी करना पड़ेगा। अब पूरे बच्चे अगर एक एक पेपर भी बचाएं तो भी काफ़ी ट्रीज़ हैं, उनको हम बचा सकते हैं। आगे है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या होती है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को खाली करना, और रिफॉरेस्टेशन होता है कि जो जंगल है जो ख़राब कर दिए गए हैं उसमें नए नए प्लांट्स उगाना। सिंपल। री मतलब दोबारा से। द प्लांट्स Reforestation is restoring of the destroyed forest by planting new trees. Plant trees should generally be of the same species which were found in that forest. We should plant at least as many as trees we cut. Reforestation can take place naturally also if the deforested area is left undisturbed. It establishes itself. देखिए जो पेड़ काटे हैं या तो वो सेम पेड़ वहाँ पे लगाओ, वरना उस जो पेड़ काट दिए उस जगह को छेड़ो ही मत। अगर छेड़ोगे नहीं तो नेचुरली उसमें नए नए पेड़ उग जाएंगे और पूरा वैसे के वैसे वो बन जाएगा टाइम के साथ। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. देखिए भविष्य की जनरेशन्स के लिए अगर ग्रीनरी बचानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगाया हुआ है कि जिसकी वजह से प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन होएगा नेचुरल फॉरेस्ट का, और जो पीपल और जो नियर बाय फॉरेस्ट है उनके जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सके। हमारा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे दूसरी वीडियोस भी देखें। उसमें हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बाकी मतलब हर सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।